Good morning, students. Good morning. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. Good Sorry, afternoon. ma'am. Good Good morning. afternoon. Good afternoon. आगे क्या प्रोग्रेस की आप लोगों ने किया नेचर स्टडी? मैम यस हाँ किया है। एक लीव का किया है। हाँ मैम। दिखाइए, फिर आगे हम लोग फॉर्म की बात करते हैं। कल हम लोगों ने लाइंस पढ़ी थी। यस आज मैम। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म यानी शेप। मैम एक लीव बनाया था। एक लीफ बनाई है, ठीक है बेटा। शेडिंग अभी बहुत बढ़िया नहीं आ रही है लोकेश। हाँ मैम। और किस प्लांट की है ये लीफ? अरे क्या कहते हैं मैम, पता नहीं है पर ऐसे उसका नाम नहीं पता। अच्छा, हम्म, अभी देखिए इसमें पहली चीज तो क्या है, इसमें हमको सिर्फ दो टोन दिख रही हैं, लाइट टोन और मिडिल टोन। ठीक हाँ लोकेश, जी हमको जो मैम। थर्ड टोन होती है, जो डार्क टोन, वो अभी नहीं दिख रही है। और वो जब आप करेंगे तो ये लीफ जो होगी ना, ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, मतलब कि स्मूथनेस चली जाएगी। जो हमको सॉफ्टनेस चाहिए ना जी नेचुरलिटी जी। दिखाने के लिए, वो चीज़ नहीं रह जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा लाइट टोन लेके चलो। टू बी पेंसिल से और किया है ना ये मैम आप इसलिए। कॉटिश, हाँ हाँ, टू बी पेंसिल से कर रहे हैं। कॉटिश शीट पे नहीं किया क्या आपने? नहीं नहीं मैम, बस ऐसे ही। कॉटेज पे नहीं है, इसीलिए टेक्सचर से समझ में आ रहा है कि ये कॉटेज शीट पे नहीं है, क्योंकि कॉटेज शीट पे जो छोटी टेक्सचर शीट होता है है उस पे नहीं मैम शेडिंग ना अपने। इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो आप। तो एक काम ये क्या करो, जब तक कॉटेज शीट नहीं है तब तक आप मिक्सिंग की बजाय स्ट्रोक्स में काम करो। स्ट्रोक्स का मतलब समझ रहे हो? लाइनिंग में। हाँ, लाइंस में। तो 45 लाइनिंग में एंगल्स पे लाइंस। लाइनिंग अभी में ही उतना है। नहीं 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 समझ में आ रहा है। ये ना मिक्सिंग में लग रहा है ना स्ट्रोक्स में लग रहा है। हम स्ट्रोक वाला भी शेडिंग आपको आज बता देंगे आज की क्लास में। ठीक है, ओके मैम। ओके। और कोई है, किसी को वर्क दिखाना है? यस मैम। मैम मेरा हाँ आपने तान, देखा तक तो हाँ शशांक बताइए। हमने देखा। काफी मैम काफी अभी हद इसको तक कर इम्प्रूव रहे हैं। किया आपने, बहुत सही किया है। शेडिंग सही आई है आपकी, जो जैसे थर्ड टोन दिख रही है आपकी। उसमें। हाँ दिख रही है, ठीक है, प्रॉपर हो चलिए रही है। और प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाएगी। जो आप पहले ठीक है। फर्स्ट ईयर में कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, मैम और ओके। अच्छे से करो। तान्या, हाँ बताओ। मैम देखिए। तान्या, अभी ऐसा लग रहा है इसमें सिर्फ फर्स्ट टोन पड़ी है। मैम ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टोन सिर्फ पड़ी है। कोई और टोन नहीं दिख रही है। कहीं कहीं पे हल्का सा एक मिडिल टोन थोड़ी सी कहीं पे दिख रही है, बाकी कंप्लीट नहीं लग रहा है कहीं से भी। ओके मैम। थोड़ी सी डार्कनेस और बढ़ा दो। डार्कनेस बढ़ाना, बस ये देखना कि उसमें हार्डनेस ना आने पाए, बहुत लाइट प्रेशर के साथ। ठीक है तान्या, ओके ओके। और नित्या, मैम। आपका तो हाँ आकांक्षा। मैम देख लीजिए, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कर रही हूँ मैम। हम्म। सही हुआ है नीचे, मैम। हाँ ठीक हो रहा है। नीचे की लीव्स कंप्लीट है क्या? यस मैम, अभी इसको कर रही हूँ हाँ सब। हाँ हाँ हाँ, कोशिश किया करो ना हाँ थोड़ा सा और मुझे लाइट ही रखो आकांक्षा। यस मैम। थोड़ा ये सा नीचे सॉफ्टनेस का बनी पार्ट रहे सबसे उसकी। तो एकदम डार्क था। सबसे, हाँ सबसे डार्क होता है, हमें पता है। नीचे का पार्ट हमको सबसे ज़्यादा डार्क दिखाना होता है, लेकिन उस मैम अभी डार्कनेस के सही साथ हुआ भी है। लीव्स, हाँ ठीक हो रहा है। उसकी सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बनाए रखो। मैम कंप्लीट करके फिर दिखाऊँ। ठीक है, कंप्लीट करो। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे टॉपिक, जो हमारा फॉर्म था, उसको करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, सेकेंड क्लास, तो उसमें हम शेडिंग वर्क करेंगे फिर से। ठीक है, और कोई, किसी को वर्क दिखाना है? प्रशांत, हाँ आपने जो भेजा था ग्रुप पे, यस मैम। वो नेचर स्टडी का फोटो, उसको हमने देखा। ठीक है, शेडिंग तो ठीक जा रही है आपकी, लेकिन जो आप लीव्स बना रहे हैं ना, देखो हमको यस क्या मैम। पकड़ना है स्टडी करने में। हमको पकड़ना क्या है, सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ का कैरेक्टर। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो उसका कैरेक्टर हमको मेन पकड़ना होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, सामने बैठ के जब हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके कैरेक्टर को पकड़ पाएँ, उसके यस टेक्सचर को मैम। पकड़ पाएँ। ठीक है, आपने जो पत्तियाँ की शेडिंग ठीक है उसमें, लेकिन जो आपने कट्स बनाए ना रोज़ के, आप कभी रोज़ की लीफ को कायदे से देखो, तो उसमें जो कट्स यस मैम। होते हैं ना, वो पास पास होते हैं। आपने जो बनाया है ना, वो लग रहा है गुड़हल की पत्ती। यस मैम।
تو مزہ وہ آ یہ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزیں جب پکڑو گے نا تب اس کا ایک دم نیچرل چیز نکل کے آئے گی. آپ نیچر اسٹڈی کر رہے ہو تو اس کا ایک پیڑ کا کیریکٹر سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ نے کس پیڑ کی اسٹڈی کری ہے. جس کو بھی آپ یس دکھاؤ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ جائے. ٹھیک ہے، باقی صحیح ہے. یس میم. اور کوئی اسی کا ورک؟ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آگے فارم کی بات کرتے ہیں. اوکے. اوکے میم. فارم بیسکلی کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ فارم میم کے بارے میں کسی کو کچھ پتا ہے؟ میم کس کو فارم یس بولتے ہیں؟ میم ہاں آرتی، ہاں بتائیے میم آرتی. فارم سے بولتے ہیں جب لائن کو کوئی آکار دے دیا جاتا ہے لائن میں تو وہ فارم کے روپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آکار کو میم ہی آرتی فارم بولتے ہیں. میم ہندی میں اس کو آکار بولیں گے اور انگلش میں اس کو فارم بول دیں گے. ہاں تانیہ. وہ چھیتر جس کا استھان نشچت ہوتا ہے، مطلب آکرتی ہوتی ہے جس میں کوئی سادھارن وستو جسے لگتا ہے کہ وہ کوئی آکرتی اسپشٹ کر رہی ہے، ہوں. اس کو فارم بولتے ہیں میم ہاں آکرتی کے روپ سے. ہاں نتیا. ٹھیک ہے تانیہ. میم اور نتیا ہاں بولیے. میم آبجیکٹ ہیونگ 3 dimension height width and depth it's a form. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نتیا. فارم کسے کہتے ہیں؟ دا شیپ آف اپیرنس آف اینی تھنگ اور اینی آبجیکٹ. کسی بھی چیز کی یا کسی بھی وستو کی یا کسی بھی وشے کا جو اپیرنس ہوتا ہے نا، یس اپیرنس میم. مطلب جو اس کی شکل ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فارم بول سکتے ہیں، یا آکار کو ہم لوگ فارم بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، ڈیفینیشن سمپل وے میں آپ سمجھ لو کہ کسی بھی وستو کی آکرتی کو جب ہم ان کو لائن کے تھرو بنانا شروع کرتے ہیں تب ایک روپ کا نرماण ہوتا ہے، مطلب ایک فارم کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی اپیرنس، ان کا اسٹرکچر، ان کی جو فیچرس ہوتے ہیں، نیچر ہوتا ہے، فگر ہوتا ہے، اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فارم، روپ بولتے ہیں ان کو، یا شیپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، جب ہم لوگ کوئی بھی کینواس لیتے ہیں یا کوئی بھی پیپر لیا ہم نے، یہ کسی بھی آرٹسٹ کی بات کریے آپ، جب وہ ایک کینواس کو لیتا ہے یا کسی بھی پیپر کو لیتا ہے اس میں اپنی فیلنگس کو، اپنے جو وہ دیکھ رہا ہے آس پاس اس کو جو اپنا ابھیویکتی دینے کے لیے، اس کا مین کیا ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایکسپریس کرنا، اس کی ابھیویکتی کرنا، اس کا مین ایم ہوتا ہے نا کسی بھی آرٹسٹ کا. یا ہم خود بھی ایک اسی فیلڈ کے ہیں تو ہمارا مین ایم کیا ہے؟ اپنی فیلنگس کو، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس ان کو ایکسپریس کرنا اپنے کلا کے تھرو. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ ایکسپریس کرنے کے لیے کسی ایک اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے، اس پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی فیلنگس کو شیئر کرتے ہیں یا ان کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم کو کئی طریقے کی آکرتیاں، آکار، شیپس، فارم کا سہارا لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. انہیں کے تھرو ہم لوگ چیزوں کو بناتے ہیں یا اس پہ اکیرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. روپ کا جب ہم لوگ نرماण کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ لائنس کی، ٹیکسچرس کی، کلرس کی. ان کو ہم لوگ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو بیسیکلی رنگ اور جو ریکھا کے دوارا جو سرجت آکاروں کو ہم لوگ روپ بولتے ہیں یا پھر شیپ بولتے ہیں یا فارم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ روپ، فارم کلیئر ہے سبھی کو؟ یس میم. یس میم. ایک آرٹسٹ کے چترانکن یا ڈرائنگ کے ساتھ ہی ہماری جو چتر بھومی ہے، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اسپیس، وہ سکری ہو جاتی ہے اور کسی بھی چتر کی رچنا شروع ہو جاتی ہے. روپوں کا سرجن ہوتا ہے. اور کسی بھی وستو کی آکرتی کو ہم لوگ روپ بولتے ہیں. سادھارن شبدوں میں ہم لوگ اس کی پریبھاشا کو ایسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کائنڈس آف فارم، مطلب روپ کے پرکار کتنے ہوتے ہیں، روپ کتنے پرکار کا ہو سکتا ہے یا اس کے کتنے ٹائپس ہو سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ 2 types. 2 ٹائپس. بیسکلی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. پہلا کون سا؟ میم سیمیٹریکل اور اور ایسیمیٹریکل. ایسیمیٹریکل. ٹھیک ہے. یہ 2 ٹائپ ہوتے ہیں فارم کے، ایک نیمت اور دوسرا انیمت. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ جب ہم لوگ اپنے ویژول آرٹ میں ان سب چیزوں کو لیتے ہیں، فارم کو لیتے ہیں، تب ہم لوگوں کے پاس کتنے ٹائپس ہوتے ہیں فارم کے. ہر آرٹسٹ کی اپنی ایک اسٹائل ہوتی ہے کام کرنے کا، اپنی ایک شیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اپنا کام کرو گے تو آپ کے میں دوسری چیزیں نکل کے آئیں گی، آپ کی اسٹائل کام کرنے کی الگ ہوگی. دوسرا کر رہا ہے اس کی اسٹائل، آپ ایک ہی آبجیکٹ کو لے کے کام کر رہے ہو، ایک ہی فگر کو لے کے کام کر رہے ہو، پھر بھی آپ کی اسٹائل سب کی ڈفرینٹ ہوتی، کوئی کسی کی کاپی نہیں کر سکتا. تو وہ ہماری اسٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری شیلی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے ٹائپ کے فارم ہو سکتے ہیں. تو ہمیں ایک آرٹسٹک وے میں ہمارے پاس کئی سارے فارمس ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے ریئلسٹک فارم. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ریئلسٹک ورک کر رہے ہیں، یا جس کو ہم لوگ یتھارتھ روپ بولتے ہیں. دوسرا ہو گیا ہمارا سیمی ریئلسٹک فارم یعنی اردھ یتھارتھ روپ. تیسرا ہو گیا امورت روپ جس کو ہم لوگ ایبسٹریکٹ فارم بولتے ہیں. ایبسٹریکٹ فارم سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ، آگے ہم ایکسپلین کریں گے اس کو. اس کے بعد ہو گیا ہمارے پاس جیومیٹریکل فارم یعنی جیامیتی روپ. پھر ہو گیا ٹریڈیشنل فارم پارمپرک روپ. آرنامنٹیشن فارم یعنی آلنکارک روپ، یا پھر سمپل فارم کالپنک روپ، امیجنری فارم، یا پھر لاکشڑک روپ. ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے فارمس ہم کو ایک آرٹسٹک وے میں ملتے ہیں. اب یہ فارمس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ان فارمس کو ہم لوگ کیسے سمجھ پائیں گے، ان کو ہم کیسے ایکسپلین کر پائیں گے. تو سب سے پہلا فارم جو تھا ہمارا وہ کون سا تھا تانیہ؟ یتھارتھ. میم ریئلسٹک. تھا ریئلسٹک فارم. ہاں، ریئلسٹک فارم میں کیا ہوتا ہے، یتھارتھ روپوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نیچرل فارمس بھی بولتے ہیں یعنی پراکرتک روپ بھی بولتے ہیں، یا پھر اس کا واستوک روپ بولتے ہیں، یا سوبھاوک، جو بھی ہم لوگ اپنی اپنی بھاشا میں استعمال کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ پراکرتک، واستوک یا سوبھاوک روپ بھی بول سکتے ہیں. یہ جو روپ ہوتے ہیں یہ وستوؤں پر آدھارت ہوتے ہیں، باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ آدھارت ہوتے ہیں، اور جو بھی پرکٹ پردت ہے روپ اس پر آدھارت ہوتے ہیں. تو ان سبھی آکاروں کو جیسا ہم کو دکھ رہا ہے یتھاوت، اس کو مطلب جیسا دکھ رہا ہے ایز اٹ از ڈرا کرنا، وہ کہلاتا ہے یتھارتھ روپانکن. جیسے مان لیجیے ہم نے کوئی ڈرائنگ کری، کوئی فگر بیٹھا ہے، کوئی میل یا فیمیل فگر، ہم نے اس کو بیٹھالا ایک ماڈل کے طریقے سے، تو وہ اس کو ایز اٹ از جیسا وہ ہے ویسا ہی اگر بنا دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، یتھارتھ روپ ہو جائے گا. ہم لوگ اس کو سمبولک کر دیتے ہیں، جیسے ایک صرف لائن میں ہم نے ڈرا کر دیا تو وہ کیا ہو گیا ایک سمبولک ہو گیا، جس کو ہم لوگ سمپل ڈرائنگ بھی بول سکتے ہیں یا سمپل فارم بھی بول سکتے ہیں. تو جو بھی آکار ہم کو جیسا دکھ رہا ہے اس کو ہم ایز اٹ از جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا یتھاوت انکن جب ہم کرتے ہیں تو وہ یتھارتھ روپانکن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے پھر ہمارا کیا آتا ہے اردھ یتھارتھ روپ، جس کو ہم لوگ سیمی ریئلسٹک فارم بولتے ہیں. اردھ یتھارتھ روپ میں کیا ہوتا ہے، اردھ یتھارتھ روپ سوبھاوک روپ و امرت روپ کا امورت روپ کا ملا جلا ہوا پرینام ہوتا ہے. یہ جو روپ ہوتے ہیں یہ بھی آکاروں پر، سانسارک آکاروں پر آدھارت ہوتے ہیں. ان کا کیا کرنا ہے ہم کو، جیسے جو چیزیں ہم کو نیچر سے ملی یا نیچرل فارمس میں ملی، ہم ان کو بالکل ویسا نہ بنا کے اپنے حساب سے اس میں کچھ چینجز کرتے ہیں. جیسے مان لو آپ کو کوئی فش بنانی ہے تو فش کو ہم ایز اٹ از نہ بنا کے اسے اپنے فارمس میں کنورٹ کر لیں. جیسے وہ لگنی چاہیے کہ یہ فش ہے، فش کا شیپ ہم نے نہیں چینج کیا، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی جوڑ دیں یا پھر اس کے کچھ فارمس میں تھوڑا سا 19-20 کر دیا یا ادھر ادھر کر دیا تو وہ فش لگے گی فش ہے. آپ اس کو سمبولائز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا روپ تھوڑا سا ہم نے اپنے حساب سے بدل دیا تو وہ کیا ہو گیا اردھ یتھارتھ روپ مطلب سیمی ریئلسٹک روپ. لیکن ہمیں اس کو اتنا بھی چینج نہیں کرنا ہے کہ وہ اپنا مین جو استتو ہے اس کا وہ کھو ہی جائے، کہ وہ لگے ہی نہ کہ ہم نے کیا بنایا تو سامنے والا اس کو دیکھ کے سمجھ بھی نہ پائے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا کیا آئے گا سیمی ریئلسٹک میں. یہ جو روپ ہوتا ہے یہ کسی بھی آرٹسٹ کا اپنا پرسنل ہوتا ہے، کہ جیسے آپ نے فش کو دیکھ کے کچھ اور شیپ میں ڈرا کیا، دوسرا دیکھ کے اس کو اپنے حساب سے کرے گا، تو یہ اپنی پرسنل ویژولائزیشن پہ ہوتا ہے، ہماری پرسنل امیجنری پہ ہوتا ہے کہ ہم کیا اس کو سوچ کے کیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا فارم ہمارا ہے امورت روپ یعنی ایبسٹریکٹ فارم. ایبسٹریکٹ فارم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ کی بات ہم لوگ بہت کرتے ہیں. آپ لوگ جو فرسٹ ایئر سے آئے تو ہم لوگ بولتے ہیں ایبسٹریکٹ میں کرنا ہے، یہ فارم ہم کو ایبسٹریکٹ میں بنانا ہے، یہ پینٹنگ ہم ایبسٹریکٹ میں ہے. بہت بار سنا ہوگا سبھی نے، سنا ہے کہ نہیں ایبسٹریکٹ یس ورڈ؟ میم. لیکن ایبسٹریکٹ ایکچوئل ہوتا کیا ہے یہ پتہ ہے کسی کو؟
एब्स्ट्रैक्ट हम किसे बोल सकते हैं? यस मैम। बताइए नित्या, किसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट? आकार विहीन कला। आकार विहीन कला, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे जो रूप होते हैं उनको हम लोग उसका शॉर्ट, स्मॉल या फिर जो फॉर्मलेस पोर्शन होता है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसमें क्या रहता है, ये जो होती है आर्टिस्ट की अपनी सोच पे डिपेंड करती है, उसकी अपनी कल्पना पे डिपेंड करती है कि उसको किसी भी चीज़ को कैसे बनाना है, किस हद तक उसको शॉर्ट कर देना है, ये आपकी अपनी सोच होती है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने एक कोई भी शेप ले लिया, उस शेप को हमने अपने हिसाब से शॉर्ट कर दिया, सिर्फ हमने उसको लाइंस में सिंबलाइज कर दिया। कोई भी बर्ड ले ली या कोई भी हमने फिगर ले लिया, उसको हमने एक सिंपल लाइन में बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफाई करके हमने उसको एक अमूर्त रूप दे दिया, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोलेंगे। मतलब उसका रूप जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा है, उसकी फॉर्म क्लियर नहीं हो रही, उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फॉर्म्स का क्रिएशन होता है उसमें अदृश्य कल्पना, मतलब जो जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते ऐसी कल्पना का हम सहारा लेते हैं और उनके अपने रूपों के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से हम उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ये 3 चीज़ें क्लियर हुई सभी को, या सिर्फ हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग सुनते जा रहे हो आराम से? नो यस मैम। मैम। ठीक है। चौथा फॉर्म हमारा कौन सा है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो सभी को समझ में आता होगी, ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग यंत्रों की सहायता से जो आकार बनाते हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने एक ड्राइंग में ये फॉर्म पढ़ा था कि ज्यामिति अंकन यानी कि यांत्रिक अंकन किसे बोलते हैं, तो उसमें भी हमने यही चीज़ बताई थी कि जब हम यंत्रों का सहारा लेकर किसी भी वस्तु का या किसी भी आकार का निर्माण करते हैं तो वो यांत्रिक रेखांकन कहलाता है। उसी तरीके से ये जो फॉर्म है ये हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में भी बहुत लोग अपनी स्टाइल क्रिएट करते हैं, उसमें काम शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमें रूपों के सृजन के लिए यंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। उनके यंत्रों के सहारा लेके हम ज्यामितीय आकारों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, इन सब जो हम रूपों का निर्माण करते हैं तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉपर वे में स्केल की ज़रूरत होगी, या आपको कंपास की ज़रूरत होगी, या फिर सेट स्क्वायर की ज़रूरत होगी, तभी हम इसका एक एग्जैक्ट फॉर्म बना पाएंगे ना ज्योमेट्रिकल। तो जिन आकारों को बनाने के लिए हमको किसी यंत्र का सहारा लेना पड़े वो हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गया। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल लोक कला में होता है। आदिवासी लोग भी अपनी कलाओं में इस तरीके के रूपों का निर्माण करते थे। जादू टोने वाले देखे होंगे आप लोगों ने, जो कुछ लोग तंत्र कला पे काम करते हैं तो उनमें क्या होता है, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पारंपरिक रूप, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म बोलते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म क्या होता है? ट्रेडिशनल की भी हम लोग बहुत बात सुनते हैं कि उन्होंने उनका स्टाइल जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्म को लेके काम करते हैं, या उनकी जो पेंटिंग्स होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं, इस तरीके की बातें हम लोग सुनते हैं ना। बताओ आरती, यस मैम। यस मैम। ट्रेडिशनल किसे कहेंगे? प्रशांत बताइए, है नो कुछ मैम, आइडिया? पता नहीं। नहीं नहीं, आरती आपको पता नहीं। है या यस किसी मैम। को भी पता है? मैम लोक लोक सांस्कृतिक मैम, लोक सांस्कृतिक। लोक कला। हाँ, एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको लोक कला या नहीं बोलेंगे। जैसे मैम, हाँ विशाल। जैसे दिवाली पे बोलिए। मैम घर, जैसे दिवाली पे मैम घरों पर लाल पेंट करके फिर सफेद से डिजाइन करते हैं सब मैम। वो फोक आर्ट हो गया, ठीक है। हाँ करते हैं, लोक ठीक है, आर्ट वो हो गया। फोक आर्ट, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग लोक कला बोलते हैं, फोक आर्ट होती है वो, ठीक है। ठीक है, ट्रेडिशनल फॉर्म भी एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है, जो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो मिलता है। जैसे मान लो हेरिटेज बोलते हैं ना, विरासत में ये चीज़ हमको मिली। जैसे मान लीजिए यस मैम। कोई आर्ट एक माँ भी बना रही है, उसको अपनी माँ, एक बच्चे को अपनी माँ से मिल गया, फिर उसके बच्चे को अपनी माँ से मिल गया, इस तरीके से जो विरासत में चीज़ें चलती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलता रहे परंपरागत रूप से, उसको हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्म बोलते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म को हम लोग पारंपरिक रूप भी बोलते हैं, ठीक है। जो किसी स्पेसिफिक
विशेष जाति या समूह द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग ट्राइबल आर्ट पढ़ते होगे तो जनजाति कला बोलते हैं उसको, वो उनका पूरा ग्रुप होता है, वो लोग उसी टाइप की आर्ट करते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहीं से रिलेट करते हैं, वहीं की चीज़ों को लेकर वो लोग कला करते हैं और उनके आने वाली पीढ़ी भी उस कला को बनाए रखती है, मतलब उसका पूरा ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ा कर ले जाती है। ठीक है। परंपरागत शैली हो गया जो आपका ट्रेडिशनल फॉर्म, ये भी इसकी अपनी एक स्टाइल होती है, हर आर्टिस्ट की अपनी एक स्टाइल बन जाती है उसको भी काम करने के लिए। जैसे एक ग्रुप कर रहा है किसी ट्रेडिशनल फॉर्म में काम, तो उसने अपना स्टाइल डेवलप किया, किसी दूसरे ने किया उसी चीज़ को लेकर उसने अपना एक डेवलप कर लिया स्टाइल, तो उसकी भी अपनी अपनी शैली होती है हर आर्टिस्ट की। और ऐसी शैलियाँ हमको पुरानी पेंटिंग्स में, या जो बोलते हैं ना हम लोग पुराने जो स्टाइल्स चली आ रही, जैसे मुगल शैली हो गया आपका, पहाड़ी शैली हो गया, अजंता शैली हो गई हमारी, या फिर राजस्थानी शैली हो गई, इनमें सबकी अपनी अलग अलग स्टाइल है। जैसे आंखों का स्टाइल क्या हो गया, किसी ने मीनाकृति बनाई यानी मछली जैसी आंखें, एक स्टाइल में अंजना आपका का। चला। हाँ, एक स्टाइल में हो गया कि उन्होंने परली आंखें मतलब परवल जैसी आंखों का निर्माण किया, या फिर अभ्रंग शैली में कैसी आंखें बनाई गई, साइड फेसेस बनाए गए, लेकिन साइड फेसेस के अलावा भी उन्होंने दोनों आंखों का निर्माण किया। ठीक है। तो ये अपनी एक स्टाइल बना ली उन्होंने कि इस शैली में इस टाइप की चीज़ें बनेंगी, इस शैली में हाथों का रिदम इस तरीके से होगा या फिगर इस तरीके से होगा, तो वो अपनी अपनी शैली होती है जो सभी में अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। हर आर्ट की, हर स्टाइल की अपना एक स्पेशल स्टाइल बन जाता है काम करने का। जैसे जब आप में से कुछ लोग ट्रेडिशनल आर्ट को पकड़ेंगे कि हमको ट्रेडिशनल फॉर्म्स लेने हैं, तो आपका स्टाइल दूसरा होगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनमें काफ़ी लोगों के अलग अलग स्टाइल्स होंगे, तो ये स्टाइल्स खुद की अपनी डेवलप करी जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अलंकारिक रूप यानी ऑर्नामेंटल फॉर्म। ऑर्नामेंटल फॉर्म, ऑर्नामेंटेशन सबको समझ में आता है कि ऑर्नामेंटेशन किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सजावटी बनाना या डेकोरेटिव बना देना। ठीक है। अलंकार सभी ने पढ़ा होगा, आलेखन तो सभी ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, इंटर तक तो आलेखन सभी का रहता है। आलेखन हम लोग करते थे ना, यस यस सबने मैम। किया मैम। है कि नहीं, तो उसमें यस क्या मैम होता किया था, है। ऑर्नामेंटेशन ही करते ना हम लोग, खूब अलंकार, मतलब जितना भी घुमा सकते हैं फॉर्म्स को, जितना भी ज्यादा हम लोग घुमा फिरा के लीव्स निकाली, कमल का फूल बनाया, उसके साथ बहुत अलग अलग चीजें ऐड करी और उसको पूरा इतना तोड़ मरोड़ मरोड़ के बनाया कि वो देखने में बहुत सुंदर लगने लगा। ठीक है। उसको हम लोग सजावट के पर्पज से बनाते थे। तो इसमें क्या होता है, अलंकार से एक सुशोभित करने वाले रूप, मतलब सुंदर दिखने वाले रूप, या फिर सजावटी जो डेकोरेटिव डेकोरेशन के पर्पज से हम लोग जो आर्ट बनाते हैं, जो फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग ऑर्नामेंटल फॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग काल्पनिक यानी इमेजिन की शुरुआत करते हैं, यानी अपनी अपनी कल्पना से हम लोग सौंदर्य का निर्माण करते हैं। अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा हम अपने उसमें इमेजिनरी थॉट्स लेके अपनी काल्पनिकता के हिसाब से सौंदर्य का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म्स लेते हैं जो नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे लीव्स या फिर कुछ भी बर्ड्स को ले लिया है, किसी भी चीज़ को लेके हम लोग उसको तोड़ मरोड़ के जो रेखाएं हम लोग लेते हैं उनमें लय और गति आ जाए, इस तरीके से फॉर्म्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। और उसमें थोड़ा सा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लुक भी आ जाए, देखने में भी सुंदर लगे, इस तरीके के फॉर्म्स को हम लोग ऑर्नामेंटल फॉर्म्स में लेते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा आ गया सिंपल फॉर्म यानी कि सरल रूप। सरल रूप में क्या होता है, सरल रूप हम लोग सिर्फ रेखाओं के द्वारा बनाते हैं, मतलब सिर्फ हम लाइंस के थ्रू जिन फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, जिन फॉर्म को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उनको हम लोग सरल रूप कहते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। जैसे मान लीजिए हमको एक लाइन में हम लोग स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग में हम लोग को क्या करना होता है, फिगरेटिव स्केचिंग करते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको सिर्फ एक लाइन में ड्राइंग चाहिए, हमको डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ आप आउटलाइनिंग के थ्रू ही आप स्केच कर लीजिए, जिसको हम लोग रैपिड स्केच, तो वो भी एक तरीके की सिंपल फॉर्म ही हो गई ना विशाल, यस मैम। है ना प्रशांत, आप लोग यस स्केचिंग मैम। करते हो तो यस उसमें मैम हम लोग क्या करते हैं। करते हैं, सिंप्लीफाई करके उसको काम करते हैं, तो हम लोग उसमें सिंपल फॉर्म्स यूज करते हैं, तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म। इसके आगे फिर हमारा आता है काल्पनिक रूप यानी इमेजिनरी फॉर्म।
इमेजिनरी फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? हाँ आरती बताइए। मैम सिंपल फॉर्म एक बार और बता दीजिए। सिंपल फॉर्म मतलब जो हम लोग सिर्फ सिंपल लाइन के द्वारा, सरल तरीके से, सहज तरीके से, सिर्फ लाइंस के द्वारा हम लोग जो ड्राइंग करते हैं, जो फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग सिंपल फॉर्म बोलते हैं। बहुत सिंपल। जैसे हम लोग आपको स्केचिंग के बारे में हमने उस दिन समझाया था कि स्केचिंग जब हम लोग करेंगे तो सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ लाइन करनी है, ना हैचिंग करनी है, ना शेडिंग करनी है, ना कोई अपनी तरफ से कोई क्रिएशन नहीं करना है। हमको सिर्फ जैसा दिख रहा है उसको सिर्फ हमको लाइन में कन्वर्ट करना है, सिर्फ हमको आउटलाइन के थ्रू ही इस स्केच को कंप्लीट करना है। तो वो हमारा क्या हो गया? एक सिंपल फॉर्म तैयार हो गया। ठीक है आरती? यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके। काल्पनिक रूपों में क्या होता है? हम अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा, मतलब अपने इमेजिन के द्वारा जिन फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं उनको हम लोग इमेजनरी फॉर्म बोलते हैं। हमारी सोच के हिसाब से हमने जो चीज़ें क्रिएट कर दी अपने हिसाब से, जो चीज़ दिख रही है हमको जैसी वैसे ना करके हमने उसमें अपने इमेजिनेशन से हमने उस फॉर्म को क्रिएट कर दिया, तो वो हो गया हमारा इमेजनरी फॉर्म। इसमें रूप जो फॉर्म होते हैं ना, उनका अपना अलग अस्तित्व हो सकता है। वो यथार्थ भी हो सकते हैं, मतलब रियलिस्टिक भी हो सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। उनको मिला के हम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उन फॉर्म्स का निर्माण करते हैं या उन फॉर्म्स को बनाते हैं। ठीक है। इस प्रकार के रूपों में क्या होता है? कल्पनात्मकता, रचनात्मकता, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। ठीक। उसके बाद है हमारा अगला लास्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाक्षणिक रूप या एलिगोरिकल फॉर्म। लाक्षणिक रूप क्या होता है? लाक्षणिक रूप जो होता है वो उसका एक निश्चित रूप होता है जो मानव रूपों व प्रकृति रूपों में पूरी तरह से प्रकृति रूपों पे आधारित होता है। इनमें क्या हो गया? राशियों के चिन्ह हो गए, जैसे सिंबल्स हो गए, राशियों के चिन्ह हो गए, देवी देवताओं की आकृतियां हो गई। इन सबको ध्यान में रख के ये इनके अंतर्गत आता है। और इसमें हम लोग अपने हिसाब से कुछ सिंबल्स भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे हिंदू देवी देवताओं के साथ आकृतियां जो होती हैं, उनके साथ जो उनकी मान्यताएं होती हैं, उनके सिंबल्स होते हैं, उनको हम लोग इस फॉर्म में क्रिएट करते हैं या इस फॉर्म के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। सभी को बेटा फॉर्म क्लियर हुआ? किसी भी फॉर्म में अगर कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो एक बारी पूछ लो, हम मैम फिर समझा सिम्बॉलिक, देंगे। मैम सिम्बॉलिक लास्ट वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सिमेट्रिकल। सिंबॉलिक कौन सा? मैम लास्ट वन। लास्ट वन। ओके। यस लाक्षणिक मैम रूप, लाक्षणिक एलिगोरिकल बता फॉर्म। दीजिए एक बार। लाक्षणिक रूप देखो, इसका हमने बताया लाक्षणिक रूप जो होता है उसका अपना पूर्व एक निश्चित रूप होता है। ठीक है। यह सांसारिक होता है और मानव रूपों पर और प्रकृति मतलब नेचर में जो चीजें हैं ना, जो रूप हैं, उन्हीं पर पूरी तरीके से आधारित होता है। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे हमारी राशियां होती है ना, राशि समझ रहे हो तुम लोग यस यस मैम। मैम, यस मैम। ना? राशियों के जो सिंबल्स होते हैं उनको लिया जा सकता है, या देवी देवताओं की आकृतियां इन रूपों के अंतर्गत आती हैं। देवी देवताओं के साथ क्या हो गया? उनके कुछ सिंबल्स होते हैं अपने, जैसे गणेश जी का अंकन चूहे के साथ किया गया, लक्ष्मी जी को कमल के साथ किया गया, तो लक्ष्मी जी को कमल के अलावा आप किसी और पे तो नहीं बैठाल सकते। या गणेश जी को आप यस चूहे मैम। की सवारी बनाया गया, उनको आप उन्हीं के साथ बनाओगे ना, किसी और के साथ नहीं बना सकते। इस फॉर्म में, इस फॉर्म की बात करते हैं, वरना करने वाले तो आजकल उनको स्कूटर पे भी बैठाल देते हैं, रिक्शे पे भी बैठाल देते हैं, वो आपका एक अलग चीज हो गया। ठीक है। वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो गई, आप किस पे क्या करें। लेकिन जो आपका लाक्षणिक रूप है यानी एलिगोरिकल फॉर्म है, इसमें आप उनको जैसा है वैसा ही आपको बनाना है। ठीक है। लक्ष्मी जी के साथ कमल को ही बनाना है, या फिर उल्लू के साथ, आउल के साथ उनको दिखाया जाता है, उनकी सवारी जो है। या फिर जो हम लोग दुर्गा जी का बनाएंगे तो उनके क्या दिखाते हैं? 8 हाथ दिखाते हैं, उन्हीं यस के मैम। साथ बनाएंगे। हनुमान जी को उनके गधे के साथ बनाएंगे। शिव जी को बनाएंगे तो उनके जटाओं में क्या होता है? जटाएं होती हैं, हाथ में त्रिशूल होता है, डमरू लिए होंगे, गले में सर्प होगा, या फिर वो चंद्रमा रहता है। तो आप उन्हीं चीजों के साथ उनको जब ड्रॉ करेंगे तो वो एलिगोरिकल फॉर्म में आएगा। ठीक है। ओके मैम। इतना क्लियर है बेटा सभी को? यस यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है। मैम एक बार हाँ, सारे फॉर्म के नेम बोल दीजिए। नेम बोल दें। ओके, नोट कर लो। सबसे पहला फॉर्म है आपका यथार्थ यानी रियलिस्टिक फॉर्म। दूसरा है आपका अर्ध यथार्थ रूप यानी सेमी रियलिस्टिक फॉर्म।
तीसरा हो गया आपका अमूर्त रूप यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते जाइए, आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चौथा है आपका ज्यामितीय रूप यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म। उसके आगे पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फॉर्म। फिर अलंकारिक रूप ऑर्नामेंटल फॉर्म। फिर है सरल रूप यानी सिंपल फॉर्म। उसके बाद काल्पनिक रूप यानी इमेजनरी फॉर्म। उसके बाद सबसे लास्ट लाक्षणिक रूप यानी एलिगोरिकल फॉर्म। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। सारे क्लियर हो गए? यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? कलर। कलर आएगा, लेकिन इसके पहले एक जो हम लोगों के पास इफेक्ट्स होते हैं ना हर चीज के। हाँ हाँ, बोलिए हमारा। मैम स्पेस। एक सेकेंड, क्या बोल रहे बेटा? स्पेस स्पेस। स्पेस नहीं, सबसे पहले आपका लाइन हो गया, उसके बाद हमने फॉर्म कराया, फॉर्म के बाद आएगा आपका कलर्स, कलर के बाद टोन, टोन के बाद टेक्सचर, और टेक्सचर के बाद स्पेस आता है, सबसे लास्ट में आपका स्पेस है। तो अभी हम लाइन के बाद फॉर्म कर चुके हैं, फॉर्म के बाद अब हमको क्या करना है? कलर। लेकिन उसके पहले हम आपको इफेक्ट ऑफ शेप्स बताएंगे। जैसे लाइन के अपने इफेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से फॉर्म के भी अपने इफेक्ट्स होते हैं, कलर के अपने इफेक्ट्स साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर्म के इफेक्ट्स आप लोग कर सकते हो, जिसमें पहला फॉर्म हमारा कौन सा आता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हो सकता है, या वो तो अपने हिसाब से ट्राइंगल कर लो चाहे रेक्टेंगल कर लो। ट्राइंगल शेप के बारे में हम आपको बताते हैं। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल में आप सबको पता है त्रिभुजाकार होता है, आकृति होती है। इससे हम लोगों को क्या क्या इफेक्ट मिल सकते हैं? सबसे पहला आपका उन्नति यानी प्रमोशन। ठीक, उसके बाद विकास यानी डेवलपमेंट या एवोल्यूशन। गति, एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा या गति, एनर्जी। प्रोग्रेस यानी प्रगति। इन सब के ये ट्राइंगल के इफेक्ट्स हैं। ठीक, उसके बाद ट्राइंगल भी दो टाइप का होता है। एक वो ट्राइंगल जिसका कैसे ट्राइंगल, एक ऊपर हो गया जिसका जो तिकोना वाला पार्ट है ना, जो कॉर्नर है वो ऊपर की साइड में आता है, वो आपका एक ट्राइंगल हो गया। और जो दूसरा ट्राइंगल होता है उसमें जो फ्लैट लाइन होती है, जो बेस लाइन होती है वो ऊपर आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्राइंगल यानी विलोम त्रिभुज। समझ में आया बेटा कैसी शेप की बात कर रहे हैं हम लोग? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? ट्राइंगल तो No. सबको पता है ना? यस। ट्राइंगल पता है, उसके अपोजिट जो बनेगा वो रिवर्स ट्राइंगल होगा। मतलब उसमें जो उसका एंगल होगा वो नीचे की साइड में होगा, और जो उसका सिंपल फॉर्म होगा, जो बेस लाइन होगी, वो ऊपर होगी। तो रिवर्स ट्राइंगल के क्या इफेक्ट है? रिवर्स ट्राइंगल में हम लोग जब बनाएंगे तो उसका मतलब ये है इन अशांति। ठीक, अशांति हो गई, डिस्टरबेंस हो गया, या फिर कमजोरी हो गई, इस तरीके की चीज़ें जब वो दिखाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मतलब ये चीज़ें ये शो करती हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया वर्गाकार यानी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या शो करता है? वर्गाकार स्ट्रॉन्गनेस यानी सुदृढ़ता, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, शक्ति मीन्स पावर, इक्वलिटी, यूनिटी, ये सारी चीजें शो करती हैं ये वर्गाकार और आयताकार आकृतियां यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल फॉर्म्स। उसके बाद फिर है हमारा वृत्त। हाँ आरती, बोलिए बोलिए। मैम आपने क्या क्या बताया? क्या स्ट्रांगनेस, सिक्योरिटी, पावर, यूनिटी और पावर, यूनिटी, इक्वलिटी यानी समानता, इक्वलिटी मतलब समानता, यूनिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप शो होती हैं इससे, या फिर इनका ये इफेक्ट्स होते हैं। फिर है हमारा वृत्त यानी सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या शो करता है? कॉन्टिन्यूटी, परफेक्टनेस यानी संपूर्णता, निरंतरता, और फुलनेस पूर्णता, एनर्जी यानी ऊर्जा, चार्म, मूवमेंट। इसका जो है ना एक स्पेशल इफेक्ट होता है। सर्कल क्या होता है? कहीं रुकता नहीं है, घूमता रहता है ना सारा चारों तरफ, इसका कहीं पे एंड नहीं है, वो जहाँ से
जैसे हमने ये इनके कॉर्नर्स हुए, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या ट्रायंगल के कॉर्नर बनते हैं, इसमें कोई कॉर्नर या कोई एजेस नहीं बनती हैं। सर्कल है, सर्कल का जो सबसे ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट होता है वो होता है मूवमेंट। ठीक है, बाकी सारे लिख लिए आपने इफेक्ट सर्कल के? फिर से बोल दीजिए। फिर से बोल देते हैं, ठीक है। सर्कल का है आपका परफेक्टनेस यानी संपूर्णता, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, फुलनेस पूर्णता, एनर्जी ऊर्जा, आकर्षण मीन्स चार्म, ये सारे इफेक्ट्स हैं। और जो इसका स्पेशल इफेक्ट है वो होता है मूवमेंट यानी गति। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शेप जो आता है वो होता है ओवल शेप यानी अंडाकार। ओवल शेप के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सबसे पहला ब्यूटी, ग्रेस, क्रिएटिवनेस, इमेंसिटी, ये सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं ओवल शेप के। मैम क्रिएटिविटी के बाद क्या बोली थी? क्रिएटिविटी के बाद बोली थी हमने इमेंसिटी यानी विशालता। फिर उसके बाद के पहले क्या बोला था? क्रिएटिविटी के पहले हमने बोला था ग्रेस यानी लावण्य। उन्हीं के हिसाब से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस होती हैं या जिग जैग लाइंस होती हैं, जिग जैग फॉर्म होते हैं या इरेगुलर फॉर्म जो होते हैं, उनमें क्या होता है? संघर्ष यानी स्ट्रगल, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, ट्रबलनेस, ये सारी चीजें आएंगी उसमें, इफेक्ट्स ये सारे आएंगे। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या कुछ किसी का छूट गया हो जो नहीं आप नोट कर पाए हो तो बता दो, रिपीट कर देते हैं उसे। मैम हाँ बेटा आरती बोलो। एक क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन पूछिए। मैम जैसे कि जो स्क्वायर है हाँ उसमें हाँ स्ट्रॉन्गली सिक्योरिटी पावर यूनिटी और जो मतलब वो क्या उसका नाम है रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल, तो उसमें भी यही दोनों का आता एक ही, हाँ हाँ दोनों का है। रेक्टेंगल और लगभग उनमें क्या होता है कि बस चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा, सॉरी लंबाई ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्क्वायर में क्या होता है, हमारे चारों एजेस बराबर होते हैं, मतलब जो हम चारों जो उसकी भुज होती है ना, भुजाएं वो बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो शेप लगभग थोड़ा सा शेप्स में ही कन्वर्टेशन होता है, बाकी तो चीजें सेम रहती हैं उनकी। शेप देखने में लगभग एक जैसा लगता है, एक थोड़ा सा लंबा ज्यादा होता है, एक चौकोर होता है, बस बाकी चीजें वही हैं। एंगल्स बनाते हैं वो भी, इसलिए मैम उनकी जो ट्रायंगल वाला था। इफेक्टनेस। मैम हाँ एक हम हाँ, 5 डायमेंशनल बनाते हैं, 6 डायमेंशनल बनाते हैं, तो उसमें क्या है? पंचभुज, हाँ पंचभुज। पंचभुज का भी यही रहता है, जैसे त्रिभुज का रहता है आपका, उसी तरीके से पंचभुज का रहता है। क्योंकि हमारे मेन फॉर्म्स यही है ना, मेन इन्हीं फॉर्म से हम और नए फॉर्म्स बनाते हैं। मेन फॉर्म्स तो हमारे यही हो गए, इन्हीं फॉर्म्स के थ्रू हम अपना और फॉर्म्स बनाते हैं। तो मैम जब हम लोग मैम ये ट्राई ये जो घुमाते हैं तो उसमें ये रिवर्स ट्राइएंगल यूज नहीं हो सकता है ना? क्या बनाते हो आप, फिर से बोलो आरती, क्या बोल जब रही हो? मैम जो अभी हमने पूछा कि हाँ इसमें वो हाँ 5 जो हम लोग डायमेंशनल बनाते हैं, 5 हाँ 6 हाँ। बनाते हैं नॉर्मली, तो उसमें रिवर्स का तो यूज नहीं होगा या दोनों मिक्स होगा? रिवर्स भी कर सकते हो और दोनों मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है आरती। यस मैम। हाँ ये देखो, ये हमने सिर्फ आपको एक जो क्लियर फॉर्म्स होते हैं, जिन फॉर्म्स का मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, उन फॉर्म्स की हमने बात की। इन्हीं फॉर्म्स को हम कन्वर्ट करके या फिर इन्हीं फॉर्म्स को और जगह पे यूज़ करके हम और नए फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन फॉर्म्स होते हैं वो तो यही होता है ना, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो सर्कल की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, या फिर ट्राइंगल की बात करते हैं, या ओवल की बात करते हैं। बाकी हम जो भी शेप्स बनाते हैं इन्हीं से लेते हैं ना वो शेप्स। जैसे आपने सर्कल ले लिया, सर्कल से हमने हाफ सर्कल बना दिया। ठीक है, ट्राइंगल से हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल के बाद हमने उसमें और चीज लाइंस को क्रिएट करके हमने पंचभुज बना दिया।
اس طریقے کی چیزیں ہم انہی شیپس کو لے کے کر سکتے ہیں نا. تو ہم نے صرف ان مین شیپس کی بات کی ہے, انہی شیپس کے تھرو ہم اور شیپس کو بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے آرتی. میم. یس میم. میم ٹرائنگل اور کے اسٹیپس بتا دیجیے. ٹرائنگل کا پھر سے بتا دیں. ٹرائنگل کا یہ آپ کا ہو گیا ایولیوشن, پروموشن, انرجی, سیکیورٹی, پروگریس. ٹھیک ہے. اوکے میم. ہاں تانیہ جی, تانیہ بولیے. تانیہ کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ نو میم, دیکھ لیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہوا سبھی کو؟ یس میم. یس میم. اوکے. اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہمارا ہوگا کلرز. ٹھیک ہے. لیکن اب آج کی کلاس ہم ابھی کی کلاس اوور کرتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ ابھی شام کی جو کلاس دوبارہ سے لیں گے تب ہم لوگ اس کی بات کریں گے, کلرس کی بات کریں گے. اور آپ لوگ تب تک جو ورک اپنا کر رہے ہو نیچر اسٹڈی کا وہ کنٹینیو کرو, اس کو ہم دیکھیں گے, چیک کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی پرابلم کسی کو؟ نو میم. اوکے نو میم. ٹھیک ہے. No, ma'am. پرشانت آپ جو کر رہے تھے اس کو اچھے سے اور امپروو کرو, جو بھی پلانٹ آپ نے اسٹڈی کری ہے. ٹھیک ہے. ایک Yes, سیکنڈ, ma'am. آپ لوگ ابھی لیفٹ نہیں کرنا, ہم اٹینڈنس لگا Okay, لیں. ma'am. کہیں پہ کسی کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں. کسی شیڈنگ میں کوئی دقت آ رہی ہے کسی کو, یا پھر کسی جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا اس کو لے کر اگر کوئی پریشانی ہے, آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو. میم ہاں بیٹا میم واٹر کلر میں بولیے. کتنا کرنا ہے؟ واٹر کلر میں کتنا کرنا ہے نیچر ڈرائنگ؟ واٹر کلر میں 5 کر لو. جیسے ہم کو میم 10 20 کروں؟ کرنی ہے تو ہم نے یہ مان تھوڑی لیا کہ ہم کو 20 ہی کرنا ہے. ہم 20 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, ہم 20 کے علاوہ 30 کر نہیں سکتے ہیں. میم. وہ ہمارا پریکٹیشنل ورک کو کرایا کیوں جاتا ہے؟ پریکٹس کے لیے نا, کہ آپ چیزیں سیکھو. تو 20 جو ہے وہ یس ہم کو میم. ایک دے دیا گیا ہے کہ ہم کو اتنا ورک کرنا ہے. تو 20 کے آگے ہم اوپر 30 بھی تو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سمے ہے کام کرنے کے لیے, اور جتنا ہم ورک کریں میم گے اتنا امپروومنٹ ہمارا ہی ہوگا. ہاں وشال بولو. میم 10 کر لیں واٹر کلر؟ ہاں 10 کرو, تم اسٹارٹ کرائیں گے. ہم کام کلاسز لیتے ہیں تو اس میں سب کچھ کرائیں گے. پینسل شیڈنگ بھی کرائیں گے, واٹر کلر بھی کرائیں گے, سارا ورک ہوگا. ہاں میم ساری ہاف سیٹ پہ ہی کرنی ہے؟ ہاں بیٹا, ہاف شیٹ پہ ہی کرنا ہے آپ کو. اس بار جتنا میم بھی ورک آپ کو کرنا ہے سب ہاف شیٹ پہ کرنا ہے. میم یہ ہاں کاپی آرتی. میں نے اپنے کاپی شیٹ ویسے کچھ مل نہیں رہا تو میں نے وہ منگوایا چارٹ پیپر, اس پہ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں کر لو. ابھی آپ کے پاس پریزنٹلی جو بھی مل رہا ہے آپ کر لو, کیونکہ آپ لوگ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہو, اور وہاں پہ میرے خیال سے سبھی کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی, اور ہر جگہ ہر چیز مل بھی نہیں پاتی ہے. جو لوگ لکھنؤ میں ہیں ان کو تو مل جائے گا, باقی جو ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ سامان نہیں مل پا رہا تو وہ لوگ آپ لوگ چارٹ پیپر لے لو. ڈرائنگ کا کام تو آپ ایٹ لیسٹ کر سکتے ہو, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ایزی وے میں مل پا رہا ہے وہ اس سے آپ کام کر لیجیے. اوکے میم. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ لیو کر سکتے ہو. نیکسٹ کلاس کا بھی ٹائم ہم ڈال دیں گے. اوکے میم, نمستے. نمستے بیٹا. تھینک یو میم. ویلکم. تھینک یو میم. تھینک یو میم. بائے.
मैम अटेंडेंस लगा है मेरा?